आप अंधेरे में अपनी आंखें खोलते हैं। युद्ध का कोई शोर नहीं है। पीढ़ियों में पहली बार शांति का सन्नाटा ही सुबह का संगीत है। लेकिन यह सद्भाव की शांति नहीं है, यह अधीनता की शांति है। युद्धरत राज्य जिन्होंने सदियों तक इस भूमि को रक्तरंजित किया, अब नहीं रहे। उनके राजा मर चुके हैं, उनकी दीवारें गिरा दी गई हैं, उनके इतिहास मिटाए जा रहे हैं। अब केवल एक ही शक्ति है, एक ही इच्छा, एक ही नाम जिसे फुसफुसाने की हिम्मत की जाती है, चिन शी हुआंग, प्रथम सम्राट। आप पुआल के बिस्तर से उठते हैं और जिस हवा में आप सांस लेते हैं वह अलग महसूस होती है। यह एक नई दुनिया की हवा है, एक ऐसे साम्राज्य की जो आग में गढ़ा गया और लोहे से शासित है। पुरानी वफादारियां अपराध हैं, पुराने विचार देशद्रोह। आपका पड़ोसी आपका भाई हो सकता है या वह जासूस जो आपके भाग्य पर मुहर लगा देगा। हर सिक्का, हर सड़क, आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हर शब्द सम्राट के अथक हाथ से गढ़ा गया है। यह उनकी छाया में एक दिन की कहानी है। यह समझने का एक प्रयोग है कि एकीकृत चीन की नींद में रेत का एक कण होने का क्या मतलब था। चिन साम्राज्य में आपका स्वागत है। अपने करों का भुगतान करें और जो चाहें उससे सावधान रहें। आपका घर कोई महल नहीं है, यह साम्राज्य के विशाल शरीर में एक कोशिका है। कच्ची मिट्टी की दीवारें और लकड़ी का ढांचा सरल है, जिसे अधिकतम कार्यक्षमता और न्यूनतम आराम के लिए डिजाइन किया गया है। आपके परिवार का जीवन एक या दो कमरों में एक केंद्रीय चूल्हे के आसपास बीतता है, जो गर्मी और भोजन का केंद्र है। आप पुआल की चटाई पर सोते हैं और आपकी कुछ ही वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, खेती के औजार और शायद भांग के कुछ कपड़े संदूकों में रखे जाते हैं। एक किसान के रूप में राज्य ने आपके परिवार को इस भूमि का मालिक बनने की अनुमति दी है, जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। लेकिन यह स्वामित्व एक कीमत पर आया। आपका परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं है, यह एक उत्पादन इकाई है। आपके द्वारा काटा गया चावल या बाजरा का हर दाना गिना जाता है। एक बड़ा हिस्सा सेनाओं और बड़ी परियोजनाओं के श्रमिकों को खिलाने के लिए राज्य के अन्न भंडारों के लिए नियत है। जीवन निर्वाह और शाही कर्तव्य के बीच एक अनिश्चित संतुलन है। हर दिन जीवित रहने के लिए एक गणना है, यह जानते हुए कि आपका छोटा सा घर केवल एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए मौजूद है। गोपनीयता एक भ्रम है। आपके घर की दीवारें पतली हैं, लेकिन अविश्वास वह सबसे मोटी बाधा है जो आपको आपके पड़ोसियों से अलग करती है। सम्राट ने अपनी विधिवादी प्रणाली के माध्यम से बाओजिया की स्थापना की, आपसी निगरानी। आपका परिवार 5 से 10 घरों के समूह का हिस्सा है और सभी एक दूसरे के अपराधों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं। यदि पड़ोसी परिवार का मुखिया कोई प्रतिबंधित पुस्तक छुपाता है या करों के बारे में शिकायत करता है और आप उसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपके अपने परिवार को भी उतनी ही कठोरता से दंडित किया जाएगा, अक्सर जबरन श्रम या मृत्युदंड के साथ। चुप्पी कॉम्प्लिसिटी बन जाती है। यह प्रणाली हर पड़ोसी को एक संभावित जासूस और हर बातचीत को एक परिकलित जोखिम में बदल देती है। भय और सामूहिक जिम्मेदारी का यह नेटवर्क साम्राज्य के नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपकरण है। इसे हर कोने पर गार्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आम नागरिकों को राज्य के आदेश के संरक्षक में बदल देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सम्राट के प्रति वफादारी समुदाय के किसी भी बंधन को खत्म कर दे। आपके गांव में असली दीवार पत्थर की नहीं बल्कि डर की बनी है। जिस ज्ञान का आपके दादाजी सम्मान करते थे, वह अब राख हो गया है। आप बौद्धिक चुप्पी के युग में जी रहे हैं, जो किताबें जलाने और विद्वानों को दफनाने की शाही नीति का सीधा परिणाम है। सम्राट के एजेंटों ने विजित राज्यों के इतिहास, दर्शन के ग्रंथ, कविताएं और 100 विचारधाराओं की शिक्षाओं को जब्त कर लिया। लगभग सब कुछ आग की लपटों में झोंक दिया गया। कन्फ्यूशियस का एक पाठ या किसी पुराने स्वामी की प्रशंसा करने वाली कविता रखना न केवल अवैध था, यह एक देशद्रोह का कार्य था जिसकी सजा मौत थी। लक्ष्य क्रूर और स्पष्ट था, अतीत को मिटाना ताकि कोई भी विचार वर्तमान को चुनौती न दे सके। आलोचनात्मक सोच, बहस और दर्शन की जगह कानून के प्रति अंधी आज्ञाकारिता ने ले ली। केवल अनुमति प्राप्त पुस्तकें व्यावहारिक हैं, कृषि, चिकित्सा और भविष्यवाणी पर नियमावली।
साम्राज्य नहीं चाहता कि आप सोचें, बल्कि यह कि आप आज्ञा का पालन करें। ऐतिहासिक स्मृति को जबरन फिर से लिखा जा रहा है और आग यह सुनिश्चित करने का मुख्य उपकरण थी कि केवल एक ही कहानी सुनाई जा सके, चिन्ह की महिमा और पूर्ण शक्ति की। जब प्राचीन ज्ञान आग की लपटों में जल रहा था, तब बांस की पट्टियों पर एक नई तरह की शक्ति उकेरी जा रही थी। सम्राट ने लेखन के एकीकरण का आदेश दिया। दर्जनों सुलेख शैलियां जो पुराने राज्यों में भिन्न थीं, को समाप्त कर दिया गया और मानकीकृत अक्षरों के एक ही सेट से बदल दिया गया, छोटी मुहर लिपि। यह केवल एक सौंदर्य सुधार नहीं था, यह एक प्रशासनिक क्रांति थी। अब राजधानी शियान्यान में लिखा गया एक फरमान सबसे दूरस्थ प्रांत में एक अधिकारी द्वारा बिना किसी अस्पष्टता के पढ़ा और समझा जा सकता था। कानून, सैन्य आदेश, कर रिकॉर्ड और इंजीनियरिंग परियोजनाओं को पहले कभी न देखी गई दक्षता के साथ संप्रेषित किया जा सकता था। ब्रश और स्याही के साथ नौकरशाह साम्राज्य की नसें बन गए, जो सम्राट की इच्छा को एकीकृत भूमि के हर कोने तक पहुंचाते थे। सभी को एक ही तरह से लिखने के लिए मजबूर करके चिन शी हुआंग ने न केवल एक शक्तिशाली नौकरशाही बनाई, बल्कि एक साझा सांस्कृतिक पहचान का बीज भी बोया, जो स्वयं राजवंश से आगे निकल जाएगा और हमेशा के लिए चीनी होने का अर्थ परिभाषित करेगा। एकीकृत चीन में न्याय नैतिकता या सम्मान का विषय नहीं है, यह एक समीकरण है। विधिवाद, साम्राज्य का शासकीय दर्शन, यह तय करता है कि कानून पूर्ण पारदर्शी और अवैयक्तिक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक रईस हैं या किसान, कानून आप पर समान रूप से लागू होता है। सिद्धांत रूप में यह एक निष्पक्ष प्रणाली है। व्यवहार में यह भयानक है। हर अपराध के लिए एक विशिष्ट और हमेशा कठोर सजा होती है, जिसका विवरण पूरे साम्राज्य में वितरित कानून संहिताओं में है। एक बैल चुराना, अनिवार्य श्रम से भागना, एक भगोड़े को शरण देना, हर अपराध की अपनी कीमत जबरन श्रम, अंगभंग या मृत्यु है। दया या परिस्थितियों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रणाली का इरादा पुनर्वास करना नहीं, बल्कि भय के माध्यम से रोकना है। आप यह जानते हुए जीते हैं कि नियमों का जाल विशाल है और उसके पंजे तेज हैं। सड़कों और खेतों में जो व्यवस्था है, वह पुरुषों की वफादारी से नहीं, बल्कि सम्राट के कानून के अथक और अपरिहार्य तर्क से, उनके डर से बनी है। यदि आप दोषी पाए जाते हैं, तो किसी कोठरी में सड़ने की उम्मीद न करें। चिन साम्राज्य संसाधनों को बर्बाद नहीं करता है, खासकर जनशक्ति को। जेलें अधिकांशतः केवल प्रतीक्षा स्थल हैं। असली सजा जबरन श्रम है। पूरे साम्राज्य के दोषियों को एक डिस्पोजेबल कार्यबल में बदल दिया जाता है, जंजीरों में बांधकर उन स्मारकीय परियोजनाओं में भेज दिया जाता है जो राज्य का गौरव और रीढ़ हैं। आप उन्हें लंबी कतारों में मार्च करते हुए देखते हैं, वे पुरुष जिनका अपराध सैन्य सेवा के लिए देर से आना या समय पर करों का भुगतान न करना था। अब वे चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़कर महान दीवार का निर्माण करते हैं, जो हजारों लोगों के लिए एक गुमनाम कब्र है। दूसरों को विशाल शाही सड़कों को पक्का करने, सभी कार्यों में सबसे भव्य सम्राट के गुप्त मकबरे का निर्माण करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें टेराकोटा योद्धाओं की उनकी सेना है। उनके अपराध ने उन्हें उनके नाम और उनकी मानवता से वंचित कर दिया, उन्हें चिन शी हुआंग की शाश्वत महिमा के निर्माण के लिए मात्र उपकरण में बदल दिया। आप एक ऐसी सड़क पर चलते हैं जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी, सीधी, चौड़ी और ऊंची। यह घाटियों और मैदानों को एक अथक दृढ़ संकल्प के साथ काटती है। यह सम्राट की सीधी सड़कों में से एक है, वे धमनियां जो राजधानी शियान्यान से पूरे चीन के शरीर में शक्ति पंप करती हैं। वे आपके आराम के लिए नहीं, बल्कि राज्य की गति के लिए बनाई गई थीं। उनकी मानकीकृत चौड़ाई सैनिकों को किसी भी विद्रोह के संकेत को बढ़ने से पहले कुचलने के लिए तेजी से मार्च करने की अनुमति देती है। इन पर कर संग्राहक कुशलता से यात्रा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रांतों का धन शाही खजाने में निर्बाध रूप से प्रवाहित हो। घुड़सवार संदेशवाहक इन मार्गों पर सरपट दौड़ते हैं, बांस के स्क्रॉल पर फरमान ले जाते हैं, जो कुछ ही दिनों में पूरे शहर के भाग्य पर मुहर लगा सकते हैं। ये सड़कें यात्रा का निमंत्रण नहीं है, बल्कि नियंत्रण का एक साधन है। वे सम्राट की सर्वव्यापकता का भौतिक प्रमाण हैं, एक ऐसा नेटवर्क जो हर घाटी और पहाड़ को घेरता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी स्थान वास्तव में उसकी लोहे की इच्छा की पहुंच से दूर न हो।
यदि आप उत्तर की ओर देखते हैं, उन शुष्क पहाड़ों की ओर जो सभ्य दुनिया की सीमा को चिह्नित करते हैं, तो आप सभी कार्यों में सबसे महत्वाकांक्षी और क्रूर देखेंगे। यह एक अकेली दीवार नहीं है, बल्कि दर्जनों पुरानी बाधाओं का जबरन जुड़ाव है, जो कच्ची मिट्टी, पत्थर और अनगिनत मजदूरों के शरीरों के नए खंडों से जुड़ी हैं। यह 10,000 ली की लंबी दीवार है। इसका उद्देश्य एक ही है, बर्बर लोगों को बाहर रखना। खाना दोष शियोंगनु जनजातियां, मैदानों के तेज घुड़सवार एक निरंतर खतरा हैं। दीवार साम्राज्य का जवाब है, सैनिकों द्वारा संरक्षित एक स्मारकीय रक्षात्मक रेखा, जो चीन की कृषि और व्यवस्थित दुनिया को उत्तरी भूमि की अराजकता से अलग करती है। आपके लिए यह सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन साम्राज्य की मानवीय लागत का भी एक अनुस्मारक है। हर प्रहरी दुर्ग, संकुचित पृथ्वी का हर मीटर, सैकड़ों हजारों दोषियों और भर्ती किए गए किसानों के पसीने और खून से चुकाया गया था, जिनमें से कई वहीं मर गए। उनके शरीर उसी संरचना में दफन हो गए जिसे बनाने में उन्होंने मदद की थी। आपके हाथ में आप एक छोटा कांस्य डिस्क पकड़ते हैं, जिसके बीच में एक चौकोर छेद है। यह एक बान लियांग सिक्का है। इससे पहले व्यापार अराजकता था। प्रत्येक पुराने राज्य की अपनी मुद्रा थी, कुछ चाकू के आकार की, कुछ फावड़े के आकार की। प्रत्येक का वजन और मूल्य अलग अलग था। पड़ोसी क्षेत्र से कुछ खरीदना या बेचना गणना और अविश्वास का एक दुस्वप्न था। अब वह खत्म हो गया है। सम्राट ने सभी पुरानी मुद्राओं को समाप्त कर दिया, उन्हें पिघलाकर इसे बनाने के लिए पूरे चीन में विनिमय की एकमात्र कानूनी इकाई। इस मानकीकरण ने अर्थव्यवस्था को बदल दिया। एक व्यापारी अब उत्तर से दक्षिण तक एक ही सिक्के का उपयोग करके यात्रा कर सकता है, जिससे अकल्पनीय पैमाने पर व्यापार की सुविधा होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य अब एकीकृत और कुशल तरीके से कर एकत्र कर सकता है। धातु का यह छोटा टुकड़ा सिर्फ पैसा नहीं है, यह शक्ति के केंद्रीकरण का प्रतीक है, एक ऐसा उपकरण जो यह सुनिश्चित करता है कि साम्राज्य के पूरे धन को मापा, नियंत्रित और अंतः राजधानी में भेजा जा सके। आप एक गाड़ी के पास आने की आवाज सुनते हैं और कुछ असाधारण देखते हैं, जिस सहजता से वह चलती है। एकीकरण से पहले कच्ची सड़कें अलग अलग चौड़ाई की पटरियों का एक अराजक भूल भुलैया थीं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वयं के मानकों के साथ गाड़ियां बनाता था। एक लंबी यात्रा का मतलब लगातार झटके या वाहन बदलने की आवश्यकता थी। सम्राट ने दक्षता की अपनी जुनूनी खोज में सभी मानकीकरणों में से सबसे सरल और शानदार में से एक का फरमान सुनाया, गाड़ियों के धुरों की चौड़ाई। अब सभी गाड़ियां नई शाही सड़कों की पटरियों में पूरी तरह से फिट होती हैं। जो एक तुच्छ विवरण लगता है, वह एक रसद क्रांति थी। खेतों से राज्य के अन्न भंडारों तक अनाज का परिवहन, महान दीवार पर सेना के लिए आपूर्ति की आवाजाही और माल का प्रवाह तेजी से और आसान हो गया। एक गाड़ी के साधारण धुरे को मानकीकृत करके सम्राट ने न केवल सड़कों को ठीक किया, उसने साम्राज्य की नब्ज को तेज कर दिया। जो सिंहासन आपके जीवन पर शासन करता है, वह एक विरोधाभास से भरा है। चिन शी हुआंग वह व्यक्ति जिसने दुनिया को एकीकृत किया, प्रतिभा और गहरे भय दोनों से प्रेरित है। आप उसके अथक निरीक्षण दौरों की कहानियां सुनते हैं, ऐसी यात्राएं जो उसे उसके विशाल प्रभुत्व के हर कोने में ले जाती हैं। लेकिन ये केवल एक प्रशासक की यात्राएं नहीं हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति के पलायन हैं जो ठहराव और एक हत्यारे के खंजर से डरता है। कहा जाता है कि वह कभी भी एक ही महल में लगातार 2 रातें नहीं सोता है और गुप्त मार्ग उसके सभी कक्षों को जोड़ते हैं। हालांकि उसका सबसे बड़ा जुनून मृत्यु है। वह रहस्यमय द्वीपों और अमृत की खोज में महंगी अभियानों को वित्त पोषित करता है, जो शाश्वत जीवन का वादा करते हैं। चीन ने अब तक के सबसे अथक आदेश के वास्तुकार अपने मूल में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही शरीर के अंतिम विकार के खिलाफ डिसेस्परमेंट लड़ रहा है, उस नश्वरता से भयभीत है जो सभी पर लागू होती है, सिवाय उसके दिमाग में उसके। आप अपने शासक को राजा वांग के रूप में संदर्भित नहीं करते हैं। यह नश्वरों के लिए एक उपाधि है। चिन शी हुआंग ने अपने लिए एक नया बनाया, हुआंगड़ी या सम्राट। यह एक ऐसा शब्द है जो राजसी और दिव्य के लिए शब्दों को जोड़ता है, उसे एक अभूतपूर्व स्थिति तक बढ़ाता है, स्वर्ग के साथ एक सीधा संबंध। यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है, यह दिव्यता की घोषणा है।
अपनी यात्राओं के दौरान वह पवित्र पहाड़ों पर पत्थर के स्तंभ खड़े करता है, उन पर अपने कर्मों को अंकित करता है ताकि सभी पढ़ सकें। शिलालेख एक साधारण शासक की नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति की बात करते हैं जिसने अराजकता में व्यवस्था लाई, भूमि को शांत किया और ब्रह्मांड को एकीकृत किया। यह अथक प्रचार हर जगह है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने नेता को एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक स्वर्गीय नीति की पूर्ति के रूप में देखें। आज्ञाकारिता की मांग केवल कानून द्वारा नहीं बल्कि धर्म द्वारा की जाती है। आपको उसकी शक्ति से डरना और उसकी आकृति का सम्मान करना सिखाया जाता है, वह मानव देवता जिसकी पूर्ण शक्ति स्वर्ग की इच्छा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जिस शांति में आप रहते हैं वह इन भूमियों ने अब तक की सबसे घातक युद्ध मशीन द्वारा खून से खरीदी थी। जब आप एक चिन सेना को मार्च करते हुए देखते हैं तो आप योद्धाओं का एक झुंड नहीं देखते हैं बल्कि एक प्रणाली देखते हैं। अनुशासन लोहे का है। प्रत्येक सैनिक मानकीकृत कांस्य हथियार चलाता है जो राज्य के शस्त्रागार में बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं, भाले, तलवारें और सबसे बढ़कर भयानक क्रॉसबो, एक हथियार जो दूर से कवच को भेदने में सक्षम है। लेकिन सेना की असली ताकत उसकी क्रूर योग्यता तंत्र है। यहाँ कुलीन जन्म का कोई मतलब नहीं है। पदोन्नति, भूमि और उपाधियां केवल एक ही तरीके से अर्जित की जाती हैं, दुश्मनों के कटे हुए सिर प्रस्तुत करके। यह नीति प्रत्येक सैनिक को एक अथक शिकारी में बदल देती है जो व्यक्तिगत उन्नति की प्यास से प्रेरित होता है, जो युद्ध के मैदान में अद्वितीय क्रूरता में तब्दील हो जाता है। चिन सेना ने न केवल राज्यों पर विजय प्राप्त की, इसने पूरी सेनाओं का सफाया कर दिया, जिससे भयावह दक्षता के साथ एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। पृथ्वी के नीचे छिपी राजधानी से बहुत दूर नहीं, एक और सेना खामोशी और व्यूह में खड़ी है। यह अनंत काल के लिए सम्राट का निजी रक्षक है। हजारों आदमकद मिट्टी के सैनिक, प्रत्येक एक अद्वितीय चेहरे, विस्तृत कवच और असली हथियारों के साथ युद्ध के गड्ढों में व्यवस्थित हैं, जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद भी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। धनुर्धर अधिकारी, सेनापति और उनके रथों के साथ घुड़सवार सेना है। यह स्मारकीय कार्य, जिसे इसके निर्माण के दौरान गुप्त रखा गया था, चिन शी हुआंग की दृष्टि और शक्ति के पैमाने को प्रकट करता है। वह न केवल जीवितों की दुनिया पर शासन करने का इरादा रखता था बल्कि आत्माओं की दुनिया को भी नियंत्रित करने का। इस टेराकोटा सेना का अस्तित्व उसकी शक्ति का अंतिम प्रमाण है। एक अंत्येष्टि परियोजना के लिए सैकड़ों हजारों कारीगरों और श्रमिकों को जुटाने की क्षमता, उस युद्ध मशीन की एक अमर प्रतिकृति बनाना जिसने उसे सब कुछ पर नियंत्रण दिया। यह एक ऐसी सेना है जो कभी मार्च नहीं करेगी, लेकिन यह प्रथम सम्राट की असीम महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। जिस भूमि को आप अपने हाथों से जोतते हैं वह अब आपकी है। यह सम्राट के भूमि सुधार का वादा और जाल है। पुरानी सामंती व्यवस्था, जहां आप सुरक्षा के बदले में एक रईस की भूमि पर काम करते थे, को समाप्त कर दिया गया है। अब आप एक भूस्वामी हैं। यह नई स्वतंत्रता हालांकि एक नई पट्टे के साथ आती है। मध्यस्थ प्रभुओं को समाप्त करके राज्य ने आपको सीधे उसके प्रति जवाबदेह बना दिया है। आपका परिवार पंजीकृत है, आपकी भूमि मापी जाती है और आपके उत्पादन पर अथक दक्षता के साथ कर लगाया जाता है। अब आप किसी स्थानीय स्वामी को वफादारी या फसल का एक हिस्सा नहीं देते हैं बल्कि दूर के और अतिरिक्त शाही खजाने को देते हैं। सुधार उदारता का कार्य नहीं था, यह एक रणनीतिक गणना थी। लाखों किसानों को छोटे भूस्वामियों और प्रत्यक्ष करदाताओं में बदलकर सम्राट ने अनाज और राजस्व का एक निरंतर और बड़े पैमाने पर प्रवाह सुनिश्चित किया, जिससे उसकी युद्धों, उसकी परियोजनाओं और उसकी पूर्ण शक्ति को वित्त पोषित करने के लिए आवश्यक ठोस आर्थिक आधार तैयार हुआ। आपकी फसल और आप जैसे लाखों लोगों की केवल पसीने और भाग्य पर ही नहीं बल्कि स्मारकीय इंजीनियरिंग पर भी निर्भर करती है। चिन की शक्ति केवल दीवारों में ही नहीं बल्कि पानी में भी व्यक्त होती है। साम्राज्य ने विशाल सिंचाई परियोजनाओं जैसे दुजियान ज्ञान प्रणाली को बनाए रखा और विस्तारित किया। इंजीनियरिंग का यह चमत्कार एकीकरण से पहले बनाया गया था। मिन नदी को वश में करने के लिए इसका उपयोग और विस्तार किया गया था। इसके पानी को उपजाऊ चेंगदू के मैदानों को सिंचित करने के लिए मोड़ा गया था। बाढ़ को नियंत्रित करके और पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके
इन परियोजनाओं ने पूरे क्षेत्रों को साम्राज्य के अन्न भंडारों में बदल दिया। परिणामी कृषि बहुतायत ही सब कुछ बनाए रखती है। उत्तरी सीमा पर सेना, महलों और मकबरे का निर्माण करने वाले श्रमिक और स्वयं नौकरशाही जो आपके जीवन का प्रबंधन करती है। आप अपने बीज एक ऐसी भूमि में बोते हैं जो तलवार से शांत हुई है, लेकिन जो केवल उन इंजीनियरों की प्रतिभा के कारण उपजाऊ बनती है जिन्होंने राज्य के नाम पर स्वयं नदियों को पालतू बनाया है। जब आप धूप में काम करते हैं तो बंदरगाहों में एक बहुत ही अलग खोज की अफवाहें फैलती हैं। सम्राट वह व्यक्ति जो लाखों लोगों के जीवन और मृत्यु का आदेश देता है, अपने अंत को स्वीकार नहीं करता है। आप बड़े बेड़े, खजाने और सैकड़ों युवाओं से लदे जहाजों के बारे में सुनते हैं जिन्हें जादूगरों और कीमियागरों की कमान में पूर्वी सागर में भेजा गया है। उनका मिशन जीतना नहीं है बल्कि पेंगलाई को खोजना है, वह पौराणिक द्वीप जहां 8 अमर रहते हैं और जहां शाश्वत जीवन का अमृत मिल सकता है। आपके लिए ये कहानियां लगभग मिथक हैं, भूतिया जहाजों की कहानियां जो कभी नहीं लौटती, लेकिन वे असली हैं। राज्य जो ठंडे तर्क के साथ आपकी फसल का हर दाना मांगता है, एक डिसेस्परी और रहस्यमय खोज पर अकल्पनीय भाग्य खर्च करता है। वह शासक जिसने पूर्ण व्यावहारिकता के पक्ष में दर्शन और कविता पर प्रतिबंध लगा दिया, स्वयं साम्राज्य के खजाने को एक किंवदंती पर दांव पर लगा रहा है, यह खुलासा करते हुए कि उसका सबसे बड़ा डर दुश्मन सेनाएं नहीं बल्कि समय है। अमरता की खोज केवल दूर के समुद्रों में ही नहीं हो रही है, बल्कि महल के गुप्त कक्षों में भी हो रही है। वहाँ कीमियागर दिन रात काम करते हैं, किंवदंतियों से नहीं बल्कि खनिजों से, और उन्हें विश्वास है कि उन्होंने शाश्वत जीवन का पदार्थ खोज लिया है, पारा। उनके लिए यह तरल चांदी जैसी धातु जो जीवित लगती है, दीर्घायु की कुंजी है। सम्राट मृत्यु को धोखा देने की अपनी उत्सुकता में संभवतः अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों द्वारा तैयार पारे की छोटी गोलियों का सेवन करता है। यह सबसे दुखद विडंबना है। वह पदार्थ जिसे वह जीवन का अमृत मानता है, वास्तव में एक धीमा और शक्तिशाली विष है। आप शायद सम्राट के अस्थिर स्वास्थ्य, उसके क्रोध के दौरे और उसके बढ़ते व्यामोह के बारे में अफवाहें सुनते हो। आप कारण नहीं जानते, लेकिन पारा बहुत संभव है उसके शरीर और दिमाग को नष्ट कर रहा है। वह व्यक्ति जिसने एक शाश्वत व्यवस्था की तलाश में चीन को एकीकृत किया, अनजाने में उसी खोज के माध्यम से अपने स्वयं के अराजक अंत को तेज कर रहा है। ब्रह्मांड का केंद्र, वह मानव देवता जिसने खुद को शाश्वत घोषित किया, मर चुका है। यह खबर शुरू में एक डिसेस्परी चाल में दरबार द्वारा छिपाई गई, अंततः सूखी घास में आग की तरह फैल जाती है। वह डर जिसने साम्राज्य को एक साथ रखा था, वाष्पित हो जाता है और उसकी जगह घृणा उत्पन्न होती है। शक्ति जो एक ही व्यक्ति में इतनी पूरी तरह से केंद्रित थी, अपनी घातक कमजोरी को प्रकट करती है। उसका उत्तराधिकारी कमजोर है, धोखेबाज हिजड़ों और मंत्रियों के हाथों की कठपुतली। 15 वर्षों तक साम्राज्य ने लोगों पर जो क्रूर दबाव डाला था, वह अंततः एक टूटने के बिंदु पर पहुंच जाता है। अचानक पूरे चीन में विद्रोह भड़क उठते हैं। किसान उन लोगों के नेतृत्व में जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, हथियार उठा लेते हैं। पुरानी कुलीनता के वंशज अपमानित और वंचित अपनी बदला लेने का मौका देखते हैं। चीन का अथक आदेश खूनी अराजकता में विलीन हो जाता है। वह राजवंश जो 10,000 पीढ़ियों तक चलने के लिए गढ़ा गया था, अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद मुश्किल से 3 साल तक जीवित रहता है, उसी गति और हिंसा के साथ ढह जाता है जिसके साथ इसे बनाया गया था। चिन शी हुआंग का साम्राज्य धूल में मिल जाता है, लेकिन उसकी दृष्टि मरने से इनकार कर देती है। चिन राजवंश छोटा, क्रूर और अपनी लंबी उम्र में एक विफलता थी। हालांकि उसने चीन के लिए जो सांचा बनाया वह शाश्वत साबित हुआ। एक केंद्रीय सरकार के तहत एक एकीकृत राष्ट्र का विचार, जो कभी दार्शनिकों का सपना था, अब एक सिद्ध वास्तविकता थी। अगला राजवंश हान विद्रोह की राख से उठेगा। यद्यपि उन्होंने चीन के अत्याचार को अस्वीकार कर दिया, उन्होंने अपना स्थायी साम्राज्य उन नींवों पर बनाया जो उसने छोड़ी थीं, एकीकृत लिपि, सड़कें, एकल मुद्रा और सबसे महत्वपूर्ण एक केंद्रीकृत नौकरशाही राज्य की संरचना। चीन की क्रूरता बीत गई, लेकिन उसकी विरासत पत्थर में नहीं बल्कि चीन की बहुत ही अवधारणा में अंकित रही।
स्वर्ग के नीचे सब कुछ का सपना एक ही साम्राज्य से संबंधित होने का चिन्ह द्वारा गढ़ा गया था, और यह विचार अगले 2 सहस्राब्दियों के लिए इस सभ्यता के भाग्य को परिभाषित करेगा। यदि आप इस यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप समझते हैं कि एक साम्राज्य गिर सकता है, लेकिन उसके विचार हमेशा के लिए दुनिया को आकार दे सकते हैं। चिन की इच्छा की गूंज आज भी इतिहास में गूंजती है। अतीत के महान साम्राज्यों की परियोजनाओं, अत्याचारों और विरासतों को उजागर करना जारी रखने के लिए यह न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास के माध्यम से हमारी यात्रा कभी न खो जाए। अपनी टिप्पणी छोड़े। क्या चिन राजवंश प्रशासनिक प्रतिभा का कार्य था या अस्थिर अत्याचार का? हम आपकी राय जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को किसी और के साथ साझा करें जो इस बात से मोहित है कि कैसे शक्ति दुनिया का निर्माण और विनाश करती है, क्योंकि हर शेयर इस महान चर्चा को जीवित रखता है। शियान्यांग में हमारा समय यहीं समाप्त होता है, लेकिन इतिहास के माध्यम से हमारी यात्रा अभी शुरू हो रही है। देखने के लिए धन्यवाद।